बजट सत्र कल से आज बैठकें, विपक्ष का हर वार नाकाम करने में जुटा सत्ता पक्ष। दरअसल आपको बता दें कि छठी झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसे लेकर रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। भाजपा विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में तो सत्ता पक्ष की एटीआई में। सत्ता पक्ष की बैठक की अध्यक्षता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। झामुमो विधायक दल के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों कांग्रेस, राजद व माले के विधायक शामिल होंगे। बैठक में विपक्ष के हमले को नाकाम करने की रणनीति बनाई जाएगी। वैसे भी फिलहाल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके बावजूद विपक्ष के हर सवाल का जवाब पूरी तैयारी के साथ दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन सीएम के नेतृत्व में राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बजट सत्र से इसका जवाब भी विपक्षी दलों को मिल जाएगा। 24 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू। आपको बता दें कि 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा सत्र। इस दौरान जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 163 लगा दिया है। जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निषेधाज्ञा 24 फरवरी सुबह 8 से 27 मार्च रात 10 बजे तक लागू रहेगा। झारखंड में आज होगी भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बजट सत्र के लिए बनेगी रणनीति। दरअसल आपको बता दें कि बजट सत्र की तैयारियों के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरकार के सदन में घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में सभी विधायक, प्रदेश संगठन महामंत्री और पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। हाल के दिनों में जैक बोर्ड के पेपर लीक होने के मामले को भाजपा विधायक सदन में गंभीरता से उठाएंगे। इसके अलावा मंडिया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में नियमित नहीं जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। भाजपा ने अभी विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं किया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ही पार्टी की तरफ से विपक्षी आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। भाजपा विधायकों के सामने सदन में नेता के बिना ही जोरदार विपक्ष की भूमिका निभाने की चुनौती बजट सत्र में होगी। उधर सोमवार से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। रविवार को इसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 11:30 बजे रांची परिसदन में बुलाई गई है। इसके पूर्व 10:30 बजे बोर्ड निगम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक भी होगी। आपको बता दें कि उप जानकारी देते हुए कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि विधायक दल की बैठक में पार्टी के सभी विधायकों के साथ साथ तमाम मंत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश आदि सीनियर नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बाद में दोपहर 2 बजे से कांग्रेस अग्रणी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। राकेश सिन्हा ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष की ओर से तैयार हंगामा करने की योजना को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पूरी कारगर रणनीति प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में बनाएगी। हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दी खुशखबरी, अब मिलेगा पहले से 1.5 गुना अधिक भुगतान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पहले की तुलना में अब कम काम करने पर भी उतनी ही राशि मिलेगी जितनी पूर्व में मिल रही थी। नई गणना के अनुसार अब पहले की तुलना में 1.5 गुना कम काम करने पर भी उतना ही मेहनताना मिलेगा जितना पूर्व में मिलता था। पूर्व में मनरेगा मजदूरों को 73 CFT मिट्टी काटने पर एक दिन की हाजिरी मानी जाती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 50.4 CFT पर सीमित हो गया है। दिव्यांग जनों और महिलाओं के लिए आंकड़ा और भी कम हो गया है। इन्हें एक दिन की मजदूरी के लिए अब कम मेहनत करना होगा। मनरेगा के तहत टाइम एंड मोशन स्टडी TMS के माध्यम से पूरे देश में मजदूरी तय की जा रही है। कम श्रम पर अधिक भुगतान। झारखंड में इसके माध्यम से यह निर्धारित हो चुका है कि अब एक दिन की हाजिरी के लिए मजदूरों को 50.4 CFT मिट्टी काटना होगा। जाहिर बात है कि मेहनत कम करना होगा। आंकड़ों की तुलना करें तो पहले से 45% कम मेहनत पर ही एक दिन की हाजिरी निकल जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रकार मजदूरों के पूर्व की तुलना में 1.5 गुना अधिक तक भुगतान होने की संभावना बन गई है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार इसके लिए केंद्र से संपर्क में थी और इन्हीं प्रयासों के आधार पर यह सफलता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने भी इस मामले में राज्य सरकार के पक्ष को सुना और झारखंड की दावेदारी को लेकर सकारात्मक रुख अख्तियार किए रहे। बिहार झारखंड के विकास में मील का पत्थर, 50 साल का इंतजार खत्म। मनिहारी साहिबगंज के बीच अब गंगा पार करना होगा आसान। दरअसल आपको बता दें कि कटिहार जिले के मनिहारी और साहिबगंज को जोड़ने वाला गंगा पुल बिहार और झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये पुल पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी बनेगा। इस पुल का निर्माण कार्य 1 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को इसकी आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। इस पुल से व्यापार, परिवहन, रोजगार और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। 50 साल से मनिहारी और साहिबगंज के बीच पुल बनाने की मांग चल रही थी। अभी तक लोग नाव और फेरी पर निर्भर थे। इससे व्यापार और आवाजाही में काफी दिक्कतें होती थीं। यह नया पुल इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
इससे लोगों का जीवन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस पुल के कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा व्यापार और परिवहन को मिलेगा। भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इससे परिवहन की लागत कम होगी। बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और बंगाल के बीच व्यापार को नई दिशा मिलेगी। ये क्षेत्रीय विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नई नौकरियां पैदा होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। इस पुल के निर्माण से हजारों मजदूरों और इंजीनियरों को रोजगार मिला है। इसके चालू होने के बाद परिवहन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा होंगी। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। सरयू राय की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, आदेश 27 को। दरअसल आपको बता दें कि गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में चार्जशीटेड जदयू विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अपना आदेश 27 फरवरी को सुनाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में TCR ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड मांगा था। रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सरयू राय ने अग्रिम जमानत के लिए 13 फरवरी को अर्जी दाखिल की थी। कांग्रेस के DNA में आदिवासी मूलवासियों का दमन, समीर उरांव। दरअसल आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के DNA में आदिवासियों व मूलवासियों का शोषण और दमन है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू को लक्ष्य करते हुए समीर उरांव ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बयान यथार्थ से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास आदिवासियों और मूलवासियों के विरोध से भरा हुआ है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को कुचलने और उसे खरीदने की साजिश कांग्रेस ने की। आज़ाद भारत में कांग्रेस शासन की शुरुआत ही आदिवासियों के दमन से हुआ है। आदिवासी समाज कैसे भूल सकता है खरसावां गोलीकांड। आपको बता दें कि उरांव ने कहा कि खरसावां गोलीकांड आदिवासी समाज कैसे भूल सकता है। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू का केवल राजनीतिक विरोध ही नहीं किया, बल्कि असंसदीय, अमर्यादित और अशोभनीय शब्दों से बार बार अपमानित किया। समीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उसने अपने वरिष्ठ नेता कार्तिक उरांव द्वारा सदन में दोहरा लाभ संबंधित उठाए गए सवालों पर क्यों चुप्पी साध ली थी। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने आदिवासी मूलवासी समाज को केवल वोट बैंक समझा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही झारखंड की जनभावनाओं का सम्मान करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अलग राज्य का सपना साकार हुआ। आदिवासी मंत्रालय बना। भाजपा सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य का गठन किया। महाकुंभ पर मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल दे रहे भड़काऊ बयान, मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार के 2 मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल हसन महाकुंभ के बारे में भ्रामक टिप्पणी और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उन्होंने झारखंड और यूपी की पुलिस से आग्रह किया है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करे। मरांडी ने कहा है कि हफीजुल हसन ने महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी की है। साथ ही लोगों को भड़काने व अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। ऐसा कर इन्होंने सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का अपमान कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में मरांडी ने लिखा है कि महाकुंभ पर्व सनातन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। पूरा देश इस समय प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान और महाकुंभ के दिव्य वातावरण, संत महात्माओं के दर्शन कर जन्म जन्मांतर का पुण्य फलीभूत करना चाहता है। लेकिन राज्य सरकार के 2 मंत्री हफीजुल हसन व इरफान अंसारी महाकुंभ पर भ्रामक टिप्पणी कर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का अपमान कर माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं। हफीजुल हसन ने महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी कर लोगों को भड़काने एवं अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। ट्रिपल टेस्ट पारदर्शी तरीके से लागू हो, लंबोदर। दरअसल आपको बता दें कि आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सरकार की मनमाना नीतियों से पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों की रक्षा हो सके। वे शनिवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। आपको बता दें कि उनके साथ पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत भी थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्देश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है, किंतु आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है। कहा कि झारखंड में पूर्ववर्ती पंचायत निकाय चुनावों में मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण था, किंतु हाल में संपन्न पंचायत चुनावों में राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से यह आरक्षण समाप्त कर दिया, जिससे 10,500 से अधिक पदों पर पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की होगी स्पेशल जांच, डीजीपी ने बनाई सेट, सीआईडी भी कर सकती है जांच, जैक ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जा रही मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले की स्पेशल जांच की जाएगी।
इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी बनाई है। वहीं सीआईडी को भी जांच की जिम्मेदारी मिल सकती है। डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच तेज कर दी गई है। प्रश्न पत्र लीक के तार कोडरमा से जुड़े हैं। कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। उसकी जांच की जा रही है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। डीजीपी ने चेतावनी जारी की है, जो लोग पुराने प्रश्न पत्र को वायरल कर छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, वैसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक के पेपर लीक से लेकर अब तक की वस्तुस्थिति से शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। शनिवार को जैक की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक जैक ने अपनी रिपोर्ट में प्रश्न पत्र आउट होने और इसके बाद की गई अब तक कार्रवाई की जानकारी विभाग को दी है। वहीं रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि जिलों में चल रही जांच की स्थिति क्या है। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया है। फर्जी निकला संस्कृत का वायरल पेपर। इधर शुक्रवार को सोशल मीडिया में संस्कृत का पेपर वायरल था। शनिवार को संस्कृत की परीक्षा हुई, लेकिन वायरल पेपर फर्जी निकला। इतना ही नहीं, संस्कृत विषय की परीक्षा रद्द करने से संबंधित फर्जी नोटिस भी सोशल मीडिया पर शनिवार को वायरल था। जैक चेयरमैन डॉक्टर नटवा हांसदा ने शनिवार को वायरल प्रश्न पत्र को लेकर 2 पत्र लिखे हैं। बता दें कि गुरुवार को होने वाली साइंस और मंगलवार को होने वाले हिंदी की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। मामला सामने आने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बैठक बुलाई। इसके बाद साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी। तेलंगाना में टनल धंसा, गुमला के 4 मजदूर फंसे, 1 साल पहले काम करने गए थे। सीएम हेमंत ने सुरक्षित रेस्क्यू का किया आग्रह। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में एसएलबीसी श्री शम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में 8 मजदूर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से फंसे हैं। इन 8 मजदूरों में से 4 मजदूर झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। इनके नाम संतोष साहू, अनुज साहू, जगता खेस और संदीप साहू है। सभी वहां मजदूरी करते थे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गुमला के सभी मजदूर अलग अलग समय में टनल में काम करने पहुंचे थे। इन्होंने श्रम विभाग के प्रवासी मजदूर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। गुमला के फंसे मजदूरों की जारी लिस्ट के मुताबिक संदीप साहू और अनुज साहू 2023 में काम करने गए थे। वहीं जगता खेस 2021 से काम कर रहा है। संतोष साहू 2022 में काम करने गया था। आपको बता दें कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से श्रमिकों की सुरक्षित रेस्क्यू हेतु आग्रह किया है। वहीं बताया गया है कि श्रमिकों के संबंध में पुख्ता जानकारी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने म्रांगबुरु से हादसे में फंसे सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की कामना की है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा तेलंगाना सरकार से संपर्क कर श्रमिकों की कुशलता को लेकर जानकारी प्राप्त की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन गुमला मजदूरों के घर तक पहुंचा, उनके तमाम जानकारी ली। इधर गुमला के करौंदी पंचायत के तिर्रा गांव के संतोष साहू के परिजनों को जब से उसके टनल में फंसे होने की सूचना मिली है, तब से पत्नी संतोषी देवी, बेटी रीमा व राधिका कुमारी और बेटे ऋषभ साहू का बुरा हाल है। पत्नी सुबह ही अपने पति के सकुशल वापसी के लिए खूंटी जिला के सोनमेर मंदिर गई। वहीं मजदूर संतोष साहू के छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के सकुशल वापसी के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। कुख्यात मयंक सिंह लाया जाएगा भारत, अजरबैजान सरकार ने दे दी अनुमति। किसके लिए करता था काम। दरअसल आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाले मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीना के भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लग गई है। झारखंड एटीएस ने अजरबैजान की राजधानी बाकू के जेल में बंद मयंक सिंह के प्रत्यर्पण के लिए सीआईडी के जरिए अजरबैजान को आवेदन दिया था। वहां की निचली अदालत ने एटीएस के अलावा भारत में दर्ज केस के आधार पर उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब उसे भारत लाया जाएगा। अजरबैजान सरकार ने इस संबंध में सीबीआई से पत्राचार किया है। इसके बाद ये जानकारी एटीएस को भी भेजी गई है। प्रत्यर्पण के खिलाफ अंतिम मौका भी मयंक सिंह को दिया गया है। वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील कर सकता है। मयंक को जल्द अजरबैजान से भारत लाया जा सके, इसके लिए राज्य एटीएस ने नोडल एजेंसी सीआईडी के जरिए सीबीआई को प्रस्ताव भेजा था। सीबीआई को मयंक पर दर्ज केस की जानकारी, आपराधिक गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ अलग अलग कोर्ट द्वारा जारी वारंट की कॉपी भी भेजी गई थी। सीबीआई मुख्यालय द्वारा पूरी रिपोर्ट अजरबैजान सरकार को भेज दी गई थी। आपको बता दें कि मयंक थाईलैंड में रह झारखंड के कारोबारियों से रंगदारी मांगता था। इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर वो व्यवसायियों से रंगदारी मांगता था। एटीएस व राज्य के अलग अलग थानों में मयंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। इन कांडों के आधार पर एटीएस ने पूर्व में सीबीआई से पत्राचार कर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद मयंक की गिरफ्तारी दिसंबर 2024 में अजरबैजान से हुई थी, लेकिन अजरबैजान से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में अब सीबीआई इंटरपोल की मदद से प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी थी। अजरबैजान की निचली अदालत द्वारा प्रत्यर्पण की मंजूरी से उसे भारत लाने की राह आसान हो गई है। जैक मैट्रिक पेपर लीक की होगी जांच, सेट या सीआईडी को मिल सकती है जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने और फर्जी प्रश्न पत्रों के वायरल होने की एसआईटी या सीआईडी जांच होगी।
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग मामले की एसआईटी या सीआईडी जांच की अनुशंसा गृह विभाग को करने की तैयार कर चुका है। यह अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की रिपोर्ट के आधार की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि पूरे प्रकरण की एसआईटी से या फिर सीआईडी जांच कराई जाए। जैक ने शनिवार की शाम मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और वायरल मामले पर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी। इसमें कोडरमा, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम में विज्ञान विषय के प्रश्न परीक्षा से पहले वायरल होने और संस्कृत विषय के पिछले साल के प्रश्न वायरल करने की पूरी रिपोर्ट दी है। प्रारंभिक जांच में कोडरमा से 2, जमशेदपुर से 1 और सरायकेला से 1 यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई है। वहीं गढ़वा जिले में कोचिंग संचालक समेत कई को भी हिरासत में लिया गया। छात्रों को बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया है। कोडरमा के तार दूसरे जिलों से भी जुड़ते दिख रहे हैं। बता दें कि 18 फरवरी को मैट्रिक की हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जैक ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। तेलंगाना सुरंग हादसा, झारखंड के 3 श्रमिक भी फंसे। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में शनिवार को निर्माणाधीन श्रीशैम सुरंग की छत का एक हिस्सा गिर जाने से 8 मजदूर फंस गए। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में झारखंड के संदीप, संतोष और जटका हिरन शामिल हैं। वहीं अन्य 5 मजदूरों में पंजाब के गुरजीत सिंह, जम्मू कश्मीर के सन्नीत सिंह, उत्तर प्रदेश के श्रीनिवासुलू और मनोज रूबेना, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सरकार ने घटना की जांच तेज कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना उस समय हुई जब श्रमिक सुरंग के अंदर गए थे, तभी सुरंग के 12-13 किलोमीटर अंदर छत का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में लगभग 50 मजदूर कार्य में जुटे थे। उसी दौरान करीब 0830 बजे छत ढह गई। इसमें 8 मजदूर दब गए, जबकि 42 मजदूर भागने में सफल रहे। SCCL तेलंगाना सरकार के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। 14 किलोमीटर में फंसे लोगों में 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 श्रमिक शामिल हैं। सिंचाई विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने मजदूरों का पता लगाने तथा उन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। वहीं दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अधिकारियों से फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने को कहा। इधर राज्य मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थिति का आकलन किया और बचाव के प्रयासों की जानकारी ली।